नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 में पाठ 2 लहासा की ओर के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह पाठ राहुल सांस्कृतियायन जी ने लिखा है। लहासा की ओर राहुल सांस्कृतियायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह यात्रा उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखारी के वेश में की थी। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया गया है। इस पाठ से हमें उस समय के तिब्बत समाज के बारे में भी पता चलता है। तो ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी। आइए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, थोड़ुला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए, जब पहली बार गए थे तो क्या था, जाते समय तो वो भिखारी की भेष में गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान मिल गया ठहरने के लिए। और दूसरी बार वो एक भद्र यात्री के वेश में गए, घोड़े पर सवार होकर गए, लेकिन फिर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? रास्ता तो वही था। देखिए उत्तर है इसका, दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्योंकि गांव के अधिकांश लोग शाम के समय मदिरा का सेवन करते थे। उस समय वे अपना होशो हवास खो बैठते थे, किसी का आदर सत्कार नहीं कर पाते थे, किसी को ढंग से जान पहचान भी नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि अपने नशे में रहते थे इसलिए। लेकिन पहली बार भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति थे और उनकी गांव में अच्छी जान पहचान थी। समझ में आ गया आपको? पहली बार में क्यों उन्हें उचित स्थान मिला? क्योंकि उनके साथ उनके मित्र जो मंगोल भिक्षु थे वो थे, और मंगोल भिक्षुओं का उस समय बड़ा आदर सत्कार किया जाता था। दूसरी बात कि वहां पर जो उनके मित्र सुमिति थे उनकी जान पहचान भी बहुत थी, तो इसलिए भी उन्हें उचित स्थान मिल गया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम दूसरी बार वो वहां पर गए तो एक अच्छे वेश में गए, लेकिन फिर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहां पर लोग शाम के समय मदिरा का सेवन करते थे, यानी शराब पीते थे, और जब शराब पी लेते थे तो फिर होश हवास में तो रहते ही नहीं थे, इसलिए वो किसी का आदर सत्कार भी नहीं कर पाते थे। बस यही कारण था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? देखिए, जैसे अब है ना, हथियार का कानून बना हुआ है कि अब अगर आपको रिवॉल्वर रखनी है तो उसका लाइसेंस लेना होगा पहले, और भी कोई हथियार रखना है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था, कोई भी रख सकता था हथियार। तो सुनिए इसका आंसर, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण लोग खुलेआम पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को जान से मार देते थे और फिर देखते थे कि उनके पास धन है या नहीं। निर्जन स्थान होने के कारण तथा पुलिस का अच्छा प्रबंध न होने के कारण खूनी पकड़ में नहीं आते थे, और न ही उनका कोई गवाह ही मिलता था। समझ आया आपको? हथियार का कानून नहीं था, इसलिए लोग बाग पिस्तौल और बंदूक खुले लेकर घूमते थे। और दूसरी बात कि वहां पर पहाड़ी इलाका था, तो घर बहुत दूर दूर बने हुए थे, स्थान एकदम निर्जन था, मतलब कोई आता जाता नहीं था। तो डाकू लोग क्या करते थे कि पहले इंसान को मार देते थे और बाद में लूटपाट करते थे, क्योंकि अब वो किसी को जान से मार रहे हैं, कोई गवाह तो है नहीं, क्योंकि आसपास कोई रह ही नहीं रहा। तो इसलिए लोगों को डाकुओं का बड़ा भय रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? देखिए, लकोर का रास्ता बहुत ऊंचाई पर था तथा लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था। इसी वजह से वह अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया।
1.5 किलोमीटर जाने पर उन्हें गलत रास्ते का एहसास हुआ। देखिए क्या हुआ था कि रास्ता बड़ी ऊंचाई पे था और लेखक के मित्र चल रहे थे साथ साथ। अब कोई उन्हें कुली नहीं मिला था, इसलिए उन्हें अपना सामान भी अपने साथ अपने ऊपर ही अपने साथ ही लेकर जाना था, अपने आप लेकर जाना था। तो उन्होंने दो घोड़े कर लिए। अब मित्र का घोड़ा तो बड़ा सही था, लेकिन इनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था। तो वो धीरे 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 चल रहा था। अब एक जगह आकर के दो रास्ते दिखाई दिए। लेखक पीछे रह गए घोड़े के सुस्त होने के कारण। अब दो जगह दो रास्ते जब दिखाई दिए तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इधर जाएं या उधर जाएं, वो गलत रास्ते पर चले गए। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें पता चला किसी तरीके से कि ये तो मैं गलत रास्ते पर आ गया, और इसलिए वो अपने साथियों से बिछड़ गए। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेकर विहार में सुमित्र को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए उत्तर है इसका, लेखक ने सेकर विहार में सुमिति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि सुमिति लोगों को गंदे ताबीज देता था और इसमें वह बहुत वक्त लगाता था। लेखक को लगभग एक सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें एक भव्य मंदिर में हस्तलिखित 103 पोथियां मिली थी और लेखक उनका अध्ययन करना चाहता था। समझ आ गया आपको कि पहली बार में तो उसने सुमिति को वहां जाने से रोका, दूसरी बार में नहीं रोका। क्यों? पहली बार में उसने सेकर विहार में सुमिति को यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि सुमिति जो था वो थोड़ा गंदे ताबीज देता था और लोग बाग अंधविश्वासी थे। सुमिति की इससे इनकम बहुत होती थी, तो सुमिति बड़े एक आध हफ्ते में लौट कर आता था और लेखक को इंतजार करनी पड़ती थी, इसलिए वो उन्हें नहीं भेज रहा था। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार बड़े आराम से भेज दिया। मित्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसने क्यों भेज दिया मुझे इतने आराम से। तो क्यों भेजा था? क्योंकि लेखक वहां पर उन्हें एक भव्य मंदिर मिला, उसमें 103 हाथ से लिखी पोथियां मिली, तो लेखक उनका अध्ययन करना चाहता था। इसलिए उसने कि जब तक लौट कर आएंगे तब तक मैं इन पोथियों का अध्ययन कर लूंगा, इसलिए दूसरी बार उन्होंने आराम से भेज दिया। समझ में आ गया? दूसरा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, लेखक को अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, सुरक्षित रहने के लिए भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। लौटते समय ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। अधिक ठंड व तेज धूप का सामना करना पड़ा। अपना सामान स्वयं उठाकर चलना पड़ा। और नंबर 5, समय से ना पहुंचने पर सुमिति के गुस्से का सामना करना पड़ा। और भी बहुत सारे कारण थे, आपने जब पाठ पढ़ा है जो जो आपको याद आ रहे हैं वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज बहुत स्वतंत्र विचारों वाला था। समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। अतिथियों का आदर सत्कार होता था। वहां भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। समझ आ गया आपको उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? छुआछूत बिल्कुल नहीं थी, जाति पाति नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में जाकर के अपने लिए चाय बनवा करके पी सकता था। अतिथियों का आदर सत्कार होता था और तिब्बती जमीन अधिकतर जागीरदारों में बटी हुई थी। और क्या था, जो भिक्षु लोग होते थे उनको एक तरह से बड़ा सम्मान मिलता था, एकदम राजा की तरह सम्मान मिलता था। तो उस तरह का तिब्बती समाज इस प्रकार का था। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे सारे प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए।